आप में से कितने लोगों के घरों की जो फीमेल होती हैं उनको अपने जेठ मतलब हस्बैंड के बड़े भाई से पर्दा करके रखना होता है। शायद बड़े शहरों में आज के टाइम पर ये रिवाज खत्म हो चुका है, पर आज भी कई गांव और ट्रेडिशनल फैमिलीज में इस कल्चर को फॉलो किया जाता है। और मैं आपको ये कॉन्टेक्स्ट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आज जो आप घटना सुनने वाले हैं ना, उससे इस रिवाज का एक बड़ा गहरा कनेक्शन है। ना आपने मरून फाइल्स और ना ही किसी और दूसरे हॉरर स्टोरी चैनल पर आपने आज जैसी घटना कभी सुनी होगी। इस बात की तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। ये स्टोरी सुनते समय आप में से कई लोगों का डर के साथ साथ इमोशनल ब्रेकडाउन भी हो सकता है, तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। मुझे ये स्टोरी ओडिशा से सुस्मिता जी ने भेजी है, जिनके ईमेल का स्क्रीनशॉट अभी आप वीडियो में देख सकते हैं। अब ये सारी कहानी सुस्मिता के मामा जी की वाइफ, जिनका नाम है धारा, तो ये सब कुछ अभी धारा मामी के अराउंड ही रिवॉल्व करने वाला है। तो आगे आप जो कुछ भी सुनेंगे उसे मैं सुस्मिता के पॉइंट ऑफ व्यू से नरेट करने वाला हूँ। सुस्मिता बताती हैं कि ये घटना ओडिशा के बांकी शहर की है। बांकी में सुस्मिता के मामा जी का घर था। उस घर में सुस्मिता के दो मामा, बड़े मामा की वाइफ, उनके दो बच्चे और नानी रहते थे। जो बड़े मामा थे उनका नाम है गोकुल और छोटे वाले मामा का नाम गोविंद है। ये सब याद रखिएगा क्योंकि बहुत तगड़ा रेफरेंस मिलने वाला है इसका आगे। अब देखो, जो ये घटना है ना, ये है अराउंड 1970s की। उस टाइम पर ऐसी बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट करती थी सोसाइटी में जो आज के टाइम विलुप्त हो चुकी है। और इन विलुप्त हुई चीजों में एक बहुत ही प्रोमिनेंट ट्रेडिशन था चाइल्ड मैरिज। अभी जो सुस्मिता के छोटे मामा जी थे गोविंद, जब ये 20 साल के हुए तब इनकी शादी एक 13 साल की लड़की से हो जाती है। अब ये जो छोटे मामा की वाइफ हैं, इनका ही नाम है धारा। 13 साल की उम्र में वो अपने ससुराल आती हैं। ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, बहुत ज्यादा अवेयर नहीं थी किसी चीज से, और जैसा मायके में सिखा के भेजा गया था कि ससुराल ही अब तुम्हारा घर है, वहां पे तुमको अच्छे से रहना है, सबको बड़े आदर से ट्रीट करना है, वो सब कुछ धारा यहाँ आने के बाद फॉलो कर रही थी। तो अभी इधर फैमिली में कौन कौन है समझो। गोविंद, उनकी वाइफ धारा, गोकुल, उनकी वाइफ कमला, गोकुल और कमला के दो बच्चे और इन दोनों भाइयों की माँ, जो कि सुस्मिता की नानी जी हैं। अब यहाँ ससुराल आने के कुछ टाइम के बाद ही धारा ने घर का सारा काम काज संभाल लिया था। जो घर के दोनों बेटे थे गोकुल और गोविंद, ये लोग खेती बाड़ी करते थे और उस खेती बाड़ी से जो भी इनकी अर्निंग होती उससे ही इनका घर चलता था। धीरे धीरे समय का चक्र आगे बढ़ा और धारा को ससुराल आए करीब 8 साल हो चुके थे। धारा अब 21 साल की हो जाती हैं और जो उनके हस्बैंड है गोविंद, ये हो जाता है 28 साल के। अब धारा की लाइफ में ना सारी खुशियां थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी सिवाय एक की। भाई, इनको बच्चा नहीं हो पा रहा था। अब जब 8 साल तक बच्चा नहीं हुआ तो घर के लोग तो कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन जो पड़ोसी और इनके दूर के जो रिलेटिव थे ना, वो ऐसे ताना मारना शुरू कर देते कि इसको बच्चा नहीं हो रहा है, इसके अंदर कुछ कमी है, ये वो। समझ रहे हो ना। पहले तो पीठ पीछे ये बातें शुरू हुई, पर धीरे धीरे ना अब लोग सामने से धारा को आके ऐसे टॉन्ट करने लगते कि ये तो बांझ है, बच्चा नहीं कर पा रही है। अब जो ये टॉन्ट था ना, ये धारा के लिए बहुत पेनफुल होते जा रहा था। भाई, ये घंटों कमरा बंद करके रोती रहती बस। ये सारी बातें ये अपने सास और घर वालों से बोलती, तो इसके घर वाले बहुत सपोर्ट करते कि कोई बात नहीं, हम तेरे साथ हैं। अब एक चीज समझना कि धारा को इस घर में आए हुए 8 साल हो चुके हैं, पर आज तक ये कभी भी अपने जेठ गोकुल के सामने नहीं गई। मतलब जब भी सामने जाती तो ऐसे घूंघट करके जाती। उन्होंने कभी गोकुल को अपना फेस नहीं दिखाया, और ऐसा होता था पहले के टाइम में। और इनफैक्ट आज भी बहुत सारे ट्रेडिशनल फैमिलीज में ये रिवाज फॉलो किया जाता है कि भाई दुल्हन अपने जेठ के सामने ऐसे घूंघट करके ही रहेगी। इनफैक्ट सुस्मिता ने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ईमेल में मेंशन की कि जहां छत पर गोकुल का कपड़ा सूखता था ना, तो धारा उस कपड़े से टच करके अपना कपड़ा भी नहीं सुखाती, और अगर ऐसे रस्सी पर कपड़ा लटक रहा है गोकुल का तो उसे नीचे से भी क्रॉस नहीं करती थी। मतलब इस तरीके का, इस लेवल का पर्दा रखा जाता था देवरानी और जेठ के बीच में। अब जब धीरे धीरे ऐसे पीठ पीछे बात और टॉन्ट मारना बहुत ज्यादा होने लगा, तब इनके घर वालों ने सोचा कि भाई किसी अच्छे पंडित को दिखा के पूजा वगैरह करवा लेते हैं, क्या पता ऐसा कोई ग्रह दोष हो जिसकी वजह से धारा कंसीव नहीं कर पा रही है। और फाइनली जब पूजा करवाया गया, उसके 3 महीने के बाद धारा प्रेग्नेंट होती है। इनकी खुशियों की कोई सीमा नहीं थी। भाई, जो प्यार अभी तक इन्होंने अपने जेठानी के बच्चों पर लुटाया था, अब उसे अपने बच्चे के ऊपर लुटाने की बारी आ गई थी। अब फाइनली 9 महीने के बाद डिलीवरी की डेट आती है, और उस टाइम पर होता ये था ना कि ऐसे बहुत मॉडर्न हॉस्पिटल्स नहीं होते थे गांव में। तो इनफैक्ट जो वहां की एक लोकल नर्स होती थी गांव की, वहीं आके घर पे डिलीवरी करा के जाती थी। अच्छा, जिस टाइम पर धारा की डिलीवरी होनी थी उस समय ना उनकी हेल्थ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, काफी दुबली पतली और शरीर में बहुत जान नहीं था इनके। सुस्मिता लिखती हैं कि उस समय जब मामी की डिलीवरी कराने के लिए वो दाई आई ना घर पे इनके, तब डिलीवरी कराते कराते पूरे 9-10 घंटे लग गए। पूरा प्रोसेस काफी टफ हो गया था, पर फाइनली वो पूरा प्रोसेस खत्म होने के बाद धारा ने एक बेटे को जन्म दिया। और जो धारा थी ना, ये अपने बेटे को बिल्कुल भी अलग नहीं करती खुद से, एकदम सीने से लगा के रखती थी हर समय। अब जैसे रिश्तेदारों में बात पहुंची कि भाई धारा ने एक बेटे को जन्म दिया है, भाई सबके मुंह पे यहाँ ताला लग जाता है।
जो आज तक धारा को बांझ बांझ करके टॉन्ट करते थे, उनके पास बोलने के लिए अब शब्द नहीं थे कुछ भी। अब आप सोचेंगे कि भाई इतना अच्छा तो हो रहा है वीडियो में, मतलब मैंने तो बोला था इमोशनल ट्रिगर होगा, दिस दैट ये वो। तो भाई रुक जाओ, अब यहीं से असली खेला शुरू होने वाला है। सुष्मिता लिखती हैं कि यहाँ डिलीवरी के बाद धारा मामे की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी। वो दिन पे दिन वीक हुए जा रही थी और ऊपर से रिलेटिव भी ऐसा बोलते रहते कि बच्चे को टाइमली दूध पिलाया करो, उसके लिए तुमको स्ट्रांग होके रहना है। पर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा था ना, धारा की कंडीशन और ज्यादा बिगड़ने लगी। डिलीवरी के 5वें दिन तो ऐसा हुआ कि धारा बेड से भी नहीं उठ पा रही है। पर जब कभी भी ये अपने बच्चे की रोने की आवाज सुनती ना, तो ये बस ऐसे सबको जिद करके बोलते कि मेरे बच्चे को मेरे पास दे दो। धारा ने इस टाइम बहुत हिम्मत दिखाई और कैसे भी करके हर समय वो बस अपने बच्चे को पास में रखना चाहती थी। पर शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। डिलीवरी के 7वें दिन धारा मामे की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो गई और उनकी डेथ हो जाती है। सुष्मिता लिखती हैं कि डेथ के लास्ट 2 दिन धारा अपने बच्चे को खुद से एक पल के लिए भी अलग नहीं करती है। हालत खराब है उनकी, शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं। पर वो हर टाइम रोते रोते बस ये बोलती कि मेरे बच्चे को मुझसे दूर मत करो, मैं इसे छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगी। इतना छोटा है ये, इसको भूख लगेगी तो कौन दूध पिलाएगा इसे। और ऐसे अपने बच्चे से आखिरी 2 दिन लगातार बात करते रहती है, उसे चूमती। और एक होता है ना कि जब कोई चीज़ बहुत मेहनत के बाद, बहुत कोशिश के बाद मिलती है आपको, तब उससे एक अलग तरीके का ही लगाव होता है। धारा के लिए उनका बेटा ही अब उनके जीने का मकसद था। पर अफसोस की चीज़ें धारा के प्लानिंग के हिसाब से नहीं हुई। जब उनकी मौत हुई ना, तो इनकी सासू माँ उनको देखने जाती हैं धारा को, और भाई ये पाती हैं कि धारा अभी भी अपने बच्चे को ऐसे पकड़ के गोद में लेटी हुई है। धारा की सांसें नहीं चल रही हैं, पर हाथ अभी भी बच्चे के अराउंड था। वो नज़ारा देख के भाई घर के सारे लोग एकदम फपक के रोने लगे। गोविंद जैसे तैसे बच्चे को संभालने में लग जाते हैं। इन लोगों ने रिलेटिव्स को इन्फॉर्म किया और फिर उसके बाद धारा का एकदम प्रॉपर तरीके से अंतिम संस्कार किया जाता है। अब देखो, हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार होने के बाद अगले 13 दिनों तक उस आत्मा की मुक्ति के लिए पूजा की जाती है। ऐसा मानते हैं कि इन 13 दिनों में उस आत्मा को यह एहसास दिलाया जाता है कि अब तुम इस दुनिया का हिस्सा नहीं हो, तुम्हारी दुनिया अलग है, तो तुम उस दुनिया चली जाओ। तो जब धारा का अंतिम संस्कार हुआ तो उसके बाद ये 13वीं वाली प्रोसेस शुरू हो जाती है। अच्छा, जो इनका रात का सोने का सिस्टम था वो एक बार समझना। गोविंद के कमरे में एक बेड लगी है, जिस बेड पर गोविंद और उनका बच्चा सो रहा है। जो गोविंद की माँ है वो उसी कमरे में नीचे बिस्तरा लगा के सोया करती थी। अब होता ये है कि धारा के अंतिम संस्कार के दूसरे ही रात से गोविंद कुछ नोटिस करना शुरू करते हैं। सुबह जब भी इनकी नींद खुलती ना, तो पता है क्या देखते हैं कि भाई जिस बेड पे ये सो रहे हैं, इधर तो उनकी जगह, उसके बाद उनका बच्चा लेटा हुआ है, और जो बेड का दूसरा वाला एज था ना, उस पर ऐसे सिलवटें बनी रहती और गद्दे का वो साइड ऐसे दबा हुआ रहता था। ऐसा लगता था कि भाई अभी भी कोई साइड पे सो रहा है। वो जगह धारा की थी जहां वो पहले अपने बच्चे के साथ लिपट के सोया करती थी। अब रोज रात को सोने से पहले गोविंद बिस्तर को सही करते और जब सुबह उठते तो फिर से वही चीजें दिखाई देती कि भाई कोई तो सो रहा है अभी भी उस पे। बिना वेट के गद्दा अपने आप तो नीचे दब नहीं जाएगा ना। अच्छा, ये बात फिर गोविंद ने अपनी माँ को बताई और उनकी माँ बोलती है कि मुझे तो पहले से ही ऐसा महसूस हो रहा है कि धारा हमारे आसपास ही है। इस कमरे में मुझे उसकी मौजूदगी का एहसास होता है। अब ये सुनने के बाद गोविंद एकदम टेंशन में आ जाते हैं। फिर इनकी माँ ने बोला कि अरे तुम चिंता मत करो, ये जो 13 दिन का टाइम है ना, इस बीच धारा को मुक्ति मिल जाएगी। ये तो हर आत्मा के साथ होता है, तो ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पर अंदर ही अंदर गोविंद की माँ को ये डर सता रहा था कि कहीं धारा अपने बच्चे को नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि वो यहाँ है तो सिर्फ अपने बच्चे के लिए। अच्छा, जो ये 13 दिन का प्रोसेस होता है, ये हर स्टेट में अलग अलग तरीके से किया जाता है। यहाँ जैसे सुष्मिता ने बताया, ओडिशा में 10 दिनों के पूजा करने के बाद जो इनके घर का मेन डोर है, उसके ऊपर कुल्हाड़ी, जिसे ओडिया में कटोरी बोलते हैं, उस कटोरी से 3 लाइन खींची जाती है। और फिर वो लाइन खींचने के बाद घर के जो भी मेंबर्स होते हैं वो हल्दी के पानी में अपना पैर धोते हैं और फिर सारे के सारे मेंबर ना घर के अंदर चले जाते हैं। इस रिचुअल के थ्रू आत्मा को ये कम्युनिकेट किया जाता है कि अब तुम्हारा इस घर के लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं है, तुम अपनी दुनिया में चली जाओ। और ऐसा मानते हैं कि इसके बाद वो आत्मा उन 3 लाइंस को क्रॉस नहीं करती और घर के बाहर ही रह जाती है। अब फाइनली ये रिचुअल खत्म होने के बाद धारा की सासू माँ चैन की सांस लेती है कि चलो भाई, बच्चे को कोई नुकसान नहीं हुआ, धारा को मुक्ति मिल गई। पर अभी इनका परिवार इस बात से अनजान था कि आगे अभी ये कितना भयानक मंजर देखने वाले हैं।
अब 10वें दिन कटोरी से गेट पर लाइन खींचने वाली रिचुअल खत्म होने के बाद 3 दिन की पूजा और बची थी। अब बेसिकली इन 3 दिनों में सबको खाना खिलाने का आयोजन था और एक फाइनल पूजा की विधि बाकी थी। और अभी जो उनके रिलेटिव्स थे वो घर पर ही रुके हुए थे। तो होता ये है कि 10वीं रात जब सब लोग सो रहे थे अपने अपने कमरे में, तो करीब रात के 2:30 बजे गोविंद की माँ को ना मेन डोर पर नॉक सुनाई देती है। धीरे धीरे उस नॉक की आवाज की इंटेंसिटी और तेज होने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई जोर जोर से इनके गेट को पीट रहा है। अब इस आवाज से गोविंद की भी नींद खुल जाती है। जो गोविंद की माँ थी वो बोलती है कि मत खोलना गेट बेटा, ये ना धारा ही है, वो घर के अंदर प्रवेश करना चाहती है, गेट मत खोलना। अब जो यहाँ गोविंद के घर का मेन डोर था ना, उसके पीछे लोहे की एक बड़ी सी रॉड लगी हुई है जो एज अ बैरियर काम करती है कि अगर कोई गेट तोड़ भी दे तो वो अंदर ना आ पाए। और इस रॉड को गोविंद की माँ ने पंडित जी के द्वारा मंत्रों से सिद्ध करवाया था। और ये कराने का सिर्फ एक ही पर्पस था कि कोई भी नेगेटिव एंटिटी घर के अंदर प्रवेश ना कर पाए। अब यहाँ अपनी माँ की बात सुन के गोविंद चुपचाप बेड पे बैठ जाते हैं और वो वेट कर रहे थे कि भाई ये जो डोर पे नॉक हो रहा है ये बंद हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। वो नॉक की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा तेज हो गई कि ऐसा लग रहा था कि भाई कोई गेट तोड़ के अब अंदर घुस जाएगा। अब गोविंद बोलते हैं कि अरे माँ रात भर ऐसे ही होते रहा तो कैसे सोएंगे हम। तब गोविंद के माँ ने बोला बेटा मत जाओ, वो ना धारा ही है, वो अपना बच्चा को लेने आई है, मत जाओ बेटा। पर गोविंद को लगा कि मे बी इतने सारे रिलेटिव आए हैं, उनमें से कोई नॉक कर रहा होगा, किसी को कुछ काम होगा अर्जेंट। तो ये अपनी माँ की बात को इग्नोर करते हुए मेन गेट पर जाते हैं और उस रॉड को हटा के गेट खोल देते हैं। अब जब ये गेट खोलते हैं तो देखते हैं कि भाई बाहर तो कोई है ही नहीं। और जैसे इन्होंने गेट खोला ना, उधर उनके कमरे से बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देने लगी। अब जैसे गोविंद ने बच्चे की रोने की आवाज सुनी, ये भाग के कमरे में जाते हैं और इन्होंने बच्चे को अपने गोद में उठा लिया। और भाई ऐसा करते ही कमरे का माहौल बदल जाता है पूरी तरीके से। उस रूम में एक मटकी रखी हुई थी जो सीधा उड़ के गोविंद के मुंह पर लगती है और इसके साथ ही भाई कमरे में रखा बाकी सामान भी हिलने लगा। धीरे धीरे घर में रखा अलमीरा अपने आप खिसकने लगता है, टेबल पलट जाता है। और बस वो स्पिरिट ये चाह रही थी कि गोविंद कैसे भी बच्चे को छोड़ दे। इस बीच गोविंद की माँ ने बच्चे को अपने आंचल से ढक दिया कि भाई वो इस स्पिरिट को दिखाई ना दे। और अगले 3 घंटे तक वो स्पिरिट ऐसे ही ट्राई करते रहे कि भाई कैसे भी बच्चे को उसके हवाले कर दिया जाए। पर फाइनली सुबह 5:30 होते होते ये चीजें कम होनी शुरू हो जाती हैं। अब इस टाइम पर गोविंद को भी यकीन हो गया कि भाई धारा अभी इनके साथ ही है, वो कहीं नहीं गई। अब जब अगली सुबह ये बात रिश्तेदारों को पता चली तो वो बोलते हैं कि धारा जब अपने डेथ बेड पे थी तो वो लगातार यही बात बोलती थी कि मैं अपने बच्चे को खुद से अलग नहीं होने दूंगी, मैं इसे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। और ऐसा लग रहा है कि वो अपना बच्चा साथ ले जाकर ही मानेगी। अब इस चीज से अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए गोविंद ने एक पंडित से कंसल्ट किया जो कि गांव में ये सब झाड़ फूक का काम करते थे। उस पंडित ने बताया कि भाई 21 दिन तक हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब बच्चे के पैदा होने के 21 दिन तक आपको उसे प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। और 21 दिन पूरा होने के बाद ही हम बच्चे के लिए जो भी पूजा पाठ करेंगे वो इस पे काम करेगा। अच्छा, अभी इस 21 दिन में से 17 दिन ऑलरेडी पार हो चुके थे। सिर्फ 4 दिन के लिए इनको उस बच्चे को प्रोटेक्ट करके रखना था। अब यहाँ सारे रिश्तेदारों और पंडित के साथ ऐसे मंथन चलने लगा कि भाई कैसे प्रोटेक्ट किया जाए अगले 4 दिनों तक बच्चे को। तब पंडित जी ने पूछा कि धारा घर में सबसे ज्यादा किससे डरती थी। तो यहाँ गोविंद की माँ बोलती है कि ऐसे तो कुछ डरने का नहीं था, पर वो अपने जेठ जी के सामने कभी भी नहीं जाती थी। सामने उनके हमेशा पल्लू करके रखती थी और जहाँ भी वो जाते धारा वहां से चली जाती थी। तब पंडित जी ने बोला कि अब इसका एक ही उपाय है, जो गोविंद का बच्चा है उसे अगले 4 दिनों तक गोकुल के पास सुलाइए आप लोग। अब ये बात सुन के गोकुल भी मान जाते हैं कि ठीक है, मैं 4 दिन तक बच्चे को अपने पास रख के सोऊंगा। अब फाइनली पंडित जी के बताए अनुसार बच्चे को धारा के जेठ जी मतलब गोकुल के बिस्तर पे सुलाया जाने लगा। अब जहाँ वो बच्चा सोता था उसके नीचे गोकुल की धोती बिछाई जाती और बच्चे के ऊपर भी गोकुल की एक धोती डाली जाती थी। पंडित जी को सब कुछ बताया गया था कि भाई धारा अपने जेठ जी के कपड़े जहाँ सूखते थे वहां पर कपड़ा भी नहीं सुखाती थी। तो उनको ये समझ में आया कि भाई जेठ जी का जो कपड़ा है वो धारा और बच्चे के बीच बैरियर का काम करेगा। अब फाइनली ये सब डिसीजन लेने के बाद ये लोग सो जाते हैं। रात को 2 बजे के आसपास फिर से मेन डोर पर नॉक होती है। वो नॉक की आवाज सुन के गोकुल बच्चे को अपने और करीब ले लेते हैं। इस समय उस नॉक की आवाज से भाई सबकी नींद उड़ चुकी थी, पर सबको ये भरोसा था कि भाई धारा ना जेठ जी को कुछ भी नहीं करेगी, वो उनसे दूरी रहेगी हमेशा। पर भाई होता बिल्कुल इसका उल्टा है।
गोकुल को ऐसा फील हुआ कि भाई कोई ना उनके कपड़े खींच रहा है। पूरी रात तक ये चीज चलती रही कि भाई कोई गोकुल के कपड़े खींच के और उससे बच्चे से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। पर यहाँ गोकुल ने भी बच्चे को एकदम जोर से पकड़ रखा था। वो रात जैसे तैसे निकल गई। अब बच गए थे 3 दिन जिसमें बच्चे को प्रोटेक्ट करके रखना था। अब अगली 2 रात सेम चीज रिपीट हुई। दूसरी रात ऐसा हुआ कि बेबी के ऊपर जो जेठ जी की धोती डली हुई थी वो अपने से उड़ जाती है हवा में, और इससे पहले कि ये लोग को समझ पाते घर की खिड़की अपने आप खुल गई। और भाई उस खिड़की से एक ठंडी लहर का झोंका घर के अंदर घुसता है और वो कमरे के चारों ओर घूमने लगा। पर यहाँ एक चीज अच्छा हो रहा था कि धारा की आत्मा बच्चे के करीब नहीं आ पा रही थी, क्योंकि जेठ जी ने उसे अपने पास पकड़ के रखा हुआ है। अब जब ये सब हद के पार हो गया तो गोकुल एकदम गुस्से में धारा को डांट देते हैं। वो बोलते हैं कि धारा, बच्चे को अकेले छोड़ दो, हम सब इसका ख्याल रखेंगे, तुम अपनी दुनिया में चले जाओ वापस। क्यों उसको मारने की कोशिश कर रही हो? तुम तो उसकी माँ हो ना, नहीं चाहती कि तुम्हारा बच्चा अच्छा जीवन जिए। अब जैसे ही गोकुल उस भारी आवाज में धारा को डांटा, भाई कमरे के अंदर सब कुछ एकदम शांत हो जाता है, एकदम नॉर्मल। अब उसके बाद से पूरी रात घर के अंदर कुछ नहीं हुआ, अगले दिन भी कुछ नहीं होता है। सबको ये लगा कि भाई ठीक है, जेठ जी की डांट से जेठ जी का लिहाज करके धारा यहाँ से चली गई है। पर फिर भी पंडित जी ने जैसा बोला था कि बच्चे को 21 दिन तक प्रोटेक्ट करके रखना है, तो घर वालों ने सोचा कि भाई उस चीज को तो हम कम से कम पूरा करेंगे। अब फाइनली धारा के डेथ के 13वें दिन, जैसे मैंने बताया था कि एक फाइनल रस्म होनी बाकी थी। अब इसमें होता कुछ यूं है कि जमीन पर थोड़ी सी बालू रखते हैं और बालू के ऊपर एक मटकी को उल्टा करके रख देते हैं। अब इसके बाद कुछ पूजा संपन्न करके थोड़ी देर के बाद मटकी को उठाया जाता है और फिर जो वो बालू है ना, उस पर कुछ फुटप्रिंट्स के निशान बने होते हैं। तो मान्यता के मुताबिक अगर बालू पे फुटप्रिंट्स बने हुए हैं, इसका मतलब उस आत्मा का किसी दूसरे शरीर में जन्म हो चुका है। पर भाई जब धारा के केस में वो मटकी हटाई गई तब बालू पर कोई फुटप्रिंट नहीं बना हुआ था, एकदम प्लेन था। तब इस पर पंडित जी ने बोला कि शायद धारा को मुक्ति मिल गई है, उसे अब दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, इसकी वजह से इस पर कोई भी पैरों के निशान नहीं बने। अब ये सुन के सब लोग बहुत खुश हो गए कि चलो यार फाइनली धारा को मुक्ति मिल गई, शायद गोकुल की जो डांट थी वो काम कर गई है। पर जो गोविंद की माँ थी ना, उनका मन नहीं मान रहा था। उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला गोकुल और गोविंद को कि भाई बच्चे को गोकुल से अलग नहीं करोगे जब तक 21 दिन कंप्लीट नहीं हो जाता। अब फाइनली बच्चे के पैदा हुए 21 दिन हो चुके थे और बस उनको एक रात पार करना था, फिर बच्चा 22 दिन का हो जाता और फिर उसके बाद प्रॉपर पूजा वगैरह करा के बच्चे को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। अब 21वीं रात गोविंद और गोकुल एक बेड पर ही सोए हुए थे, बीच में बच्चा सोया हुआ था और जो इनकी माँ थी ये जमीन पर गद्दा डाल के लेटी है। अब देखो उस टाइम पर गांव देहात में ऐसे बाथरूम तो हुआ नहीं करते थे, लोग खेत में जाते थे अपना शौच करने के लिए। और जो इनका रेगुलर रूटीन था वो ऐसा था कि भाई सुबह 5 से 6 के बीच में ये लोग जो मर्द थे उठ के जाते थे खेतों में, वहां पर फ्रेश होने के बाद फिर वापस घर आते थे। पर उस रात होता यूं है ना कि गोकुल को रात के करीब 3 बजे के आसपास शौच लग जाती है। अब इसकी वजह से जब गोकुल की आंख खुली तो ये देखते हैं कि भाई अभी भी बाहर अंधेरा है और 3 बज रहे हैं और इस समय तो जाना ठीक नहीं होगा। तो ये ना उस चीज को इग्नोर करके चुपचाप सोने की कोशिश करते हैं। पर अगले 10 मिनट में भाई प्रेशर इतना ज्यादा बिल्ड हो गया कि इनसे रहा नहीं गया। अब इनको ये भी लग रहा था कि भाई कैसे मैं अकेले बाहर जाऊं खेत में। तो ये गोविंद को उठाते हैं, बोलते हैं कि अरे गोविंद थोड़ा खेत में चलो मेरे साथ, हमको शौच जाना है, ऐसे बहुत प्रेशर हो रहा है। तब गोविंद उठते हैं और इन्होंने अपनी माँ को ऐसे बोल दिया कि देखिएगा माँ, हम आ रहे हैं अभी खेत से। पर इनकी माँ तो यहाँ नींद में थी, बिल्कुल इनको कुछ सुनाई नहीं दिया। जाने से पहले गोकुल ने बच्चे को धोती में एकदम अच्छी तरीके से रैप कर दिया, पूरा अंदर बाहर। इसके चारों ओर तकिया लगा दिया था जिस पर गोकुल सोए हुए थे और फिर ये दोनों भाई घर से बाहर निकलकर खेत की ओर जाने लगते हैं। इनको लगा कि भाई 15-20 मिनट में हम वापस आ जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धारा को वैसे भी मुक्ति मिल चुकी है। अब थोड़ी देर के बाद फाइनली ये लोग खेत में पहुंचते हैं, गोकुल साइड में उधर फ्रेश होते हैं और फ्रेश होने के बाद ये लोग वापस घर की ओर आने लगे। अभी घर से इनको निकले करीब 20-25 मिनट हो चुके थे। अच्छा, जो घर के अंदर गोकुल का कमरा था ना, उस कमरे में जो विंडो है अगर वो खुली रहे तो बाहर रोड से कमरे के अंदर देखा जा सकता है। और भाई जब गोकुल और गोविंद चलते चलते अपने घर के पास पहुंचे तब इनकी नजर गोकुल के कमरे की खिड़की पे पड़ती है। ये पाते हैं कि कमरे की खिड़की खुली हुई है और फिर उस खिड़की के थ्रू जो उन्होंने अंदर देखा, भाई इन दोनों का खून सूख जाता है एकदम। ये देखते हैं कि एक औरत दुल्हन के कपड़े में गोकुल के बेड पे बैठी हुई है और वो बच्चे को उठा के अपने सीने से लगा के उसे दूध पिला रही थी।
अब ये मंजर देख के गोकुल एकदम घबराते और चिल्लाते हैं बाहर से कि माँ बच्चा। और जैसे उन्होंने चिल्लाया ना भाई, वो औरत गोकुल और गोविंद की तरफ देखती है और एकदम एक चेहरे पर उसके ना सेटिस्फैक्शन भरी स्माइल थी, और देखते ही देखते वो इनके आंखों के सामने से गायब हो जाती है। और भाई वो औरत कोई और नहीं बल्कि धारा ही थी। ये दोनों भाग के अपने कमरे में पहुंचते हैं और देखते हैं कि भाई जो इनका बेबी है वो चुपचाप बेड पे सो रहा है। इस बीच इनकी माँ भी जग चुकी थी। अब गोविंद तुरंत बच्चे के पास जाके उसके सर पे हाथ फेरते हैं और भाई पाते हैं कि बच्चे का सर एकदम ठंडा पड़ चुका है। शरीर के बाकी हिस्से भी बिल्कुल बर्फ के जैसे ठंडे हो रखे हैं। और देखते ही देखते बच्चे ने अपने मुंह से दूध की उल्टी कर दी। और फिर इन लोगों ने पाया कि भाई जो वो बच्चा है ना, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब जैसे इन्होंने पाया कि भाई बच्चा मर चुका है, दोनों एकदम बहुत गिल्ट में डूब गए कि यार हम क्यों गए बच्चे को छोड़ के। धारा अपने बच्चे को अपने साथ ले जा चुकी थी और अब उस रात के बाद से ही इनके घर में कोई भी सुपरनैचुरल एक्टिविटी नहीं हुई। धारा ने इतने सालों के बाद, इतने टॉन्ट सहने के बाद एक बच्चे को जन्म दिया था जिसे वो छोड़ के नहीं जा पाई, ले गई अपने साथ। सुष्मिता लिखती हैं कि अब इस घटना को करीब 50-55 साल हो चुके हैं। गोकुल अब इस दुनिया में नहीं है और जो गोविंद है उन्होंने धारा के मरने के बाद एक दूसरी शादी कर ली। उनसे उनको 2 बेटे हुए हैं और गोविंद अपनी फैमिली के साथ काफी खुश हैं। एक चीज और मेंशन की गई कि धारा के जिंदा रहते रहते गोविंद ना कभी इमोशनली धारा से कनेक्ट नहीं हो पाए। मतलब पार्टनर्स के बीच जो एक इमोशनल कोशेंट होता है वो गोविंद और धारा में नहीं था। गोविंद को भी इस गलती का रियलाइजेशन हुआ और अब जो उनकी दूसरी पत्नी है उनके साथ वो काफी अच्छे से रहते हैं। मतलब उनकी बातों को सुनना, उनके दर्द को समझना, उनके साथ इमोशनली अटैच रहना। गोविंद की दूसरी पत्नी को धारा और उसके बच्चे के बारे में सब कुछ पता है, पर उनको इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो यार ये थी पूरी कहानी। अगर आपके जानने में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो एकदम डिटेल में आप उस स्टोरी को नीचे दिए गए ईमेल पे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और हर हर महादेव।